हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा जो स्पेशल सीरीज चलाई गई है, इसका पार्ट 6 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपको शाम 6:30 बजे डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, दामोला व तत्सत क्या थे? इसमें से आपको बताना है कि दामोला व तत्सत क्या थे। देखिए, दामोला व तत्सत विवाह प्रथा थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दामोला और तत्सत किस जनजाति के? भोटिया जनजाति के। भोटिया जनजाति में पाई जाने वाली विवाह प्रथा है। दामोला विवाह प्रथा की बात करें तो दामोला विवाह में बाराती वर के नाम पर ही दुल्हन को ले आते हैं। भोटिया जनजाति में प्रचलित दूसरी विवाह प्रथा है तत्सत प्रथा। तो ये दोनों प्रथाएं जो हैं, ये विवाह प्रथा है भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, प्रकाश पंत, इनका संबंध किस जनपद से है? प्रकाश पंत का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। प्रकाश पंत उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और देखिए, वर्ष 2008 जी का प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की गेहूं के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? देखिए, उत्तराखंड की गेहूं के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण फसल है कौन सी? धान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, गेहूं जो है ये राज्य की मुख्य फसल है, जो कि लगभग 33% भाग पर बोया जाता है। और राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? देहरादून जिला राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। देखिए, राज्य की दूसरी प्रमुख फसल है धान या चावल, जो लगभग 21.6% भाग में बोई जाती है। सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला जो है, ये कौन कौन से जिले हैं? सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले, एक तो है आपका देहरादून, दूसरा है उधम सिंह नगर, और तीसरा है हरिद्वार। तो यहाँ पर चावल की खेती की जाती है या सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है इन जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण झूला पुल जो कि ऋषिकेश में स्थित है, का निर्माण कब हुआ? देखिए, लक्ष्मण झूला पुल, इसका निर्माण ऋषिकेश में हुआ वर्ष 1930 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1930 में लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण हुआ ऋषिकेश में। और देखिए, यह पुल लक्ष्मण झूला पुल जो है, ये 140 मीटर लंबा व 22 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई और लंबाई इसकी नोट कर लीजिए। 140 मीटर ये लंबा है और 22 मीटर ऊंचा पुल है लक्ष्मण झूला पुल, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए और सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आपको डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है शाम 6:30 बजे, जो कि आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली आपको 6:30 बजे ये सीरीज़ मिल जाती है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, फटाफट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कर लिया होगा आपने, शेयर कर लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है ये वीडियो। देखिए नेस्ले कंपनी किस जनपद में है? देखिए नेस्ले कंपनी ये किस जनपद में है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। नेस्ले कंपनी जो है ये किस जनपद में है? उधम सिंह नगर जनपद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेस्ले कंपनी का कारखाना कहाँ पर है? उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर में, पंतनगर में ये स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा है। किस नगर का? पंतनगर का नाम गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर पड़ा। और यहाँ पर नेस्ले का कारखाना भी है, नेस्ले की कंपनी का कारखाना, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देखिए तपोवन ये उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये तो इजी क्वेश्चन है, कई बार बताया है मैंने, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगला देखिए, बिस्सू मेला कहाँ लगता है? बिस्सू मेला ये कहाँ पर लगता है आपका? बिस्सू मेला लगता है कहाँ पर? जौनसार भाबर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, कौन सा मेला? बिस्सू मेला। और इस मेले का प्रारंभ कहाँ से होता है? इस मेले का प्रारंभ होता है चौली थात से। चौली थात से इस मेले का प्रारंभ होता है। और इस मेले के अवसर पर एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जंगबाजी नृत्य। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, यहाँ से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाता है, वरना हम क्या करते, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के आपको बता देते, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए डिटेल पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आयोग आपसे पूछता है तो आप वहाँ पर करेक्ट आंसर करके आएँ। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है आपको वीडियो को। फिर भी रेटिंग बहुत कम हो रही है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। बहुत कम लोग, मुश्किल से 2-3 लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करें। कमेंट करने में क्या दिक्कत है, और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि आपको। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ? देखिए उत्तरकाशी में स्थित है गोविंद वन्यजीव विहार, और ये कब स्थापित हुआ, कब इसकी स्थापना हुई? वर्ष 1955 ईस्वी में गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। और देखिए गोविंद वन्यजीव विहार ये उत्तरकाशी जिले में है, जिसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है गोविंद वन्यजीव विहार का, और यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ना, गोविंद वन्यजीव विहार। चलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर लेना है आपको। देखिए जो ये सीरीज़ है डेली प्रोवाइड कराई जा रही है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये, हमारे द्वारा चलाई गई है जो उत्तराखंड पुलिस स्पेशल, इसके साथ ही अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो इस सीरीज़ को डेली फॉलो किया कीजिए आप सभी लोग, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखिएगा, थारू जनजाति में क्रय विक्रय पद्धति के तहत वधु मूल्य को क्या कहते हैं? देखिए थारू जनजाति में क्रय विवाह पद्धति के तहत वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पक्की पोठी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए थारू जनजाति में विवाह प्रथा की बात करें तो थारू जनजाति में 3 टिकठी विवाह, 3 टिकठी प्रथा जो है ये प्रचलित है। विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है थारू जनजाति में। और थारुओं के विवाह की जो मध्यस्थता है, विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, नोट कर लीजिए, मछपतिया। मछपतिया कहा जाता है किसको? जो थारू के विवाह
में मध्यस्थता, जैसे दो पार्टी होती है ना, एक लड़की वाले एक लड़के वाले, तो दोनों पार्टी की बात कराने वाले बीच में जो मध्यस्थता कराता है, इसको क्या कहा जाता था? थारू जनजाति में मछपतिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण ये किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? ये किया जाता है आपके देवभूमि सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। देखिए अगर बहुत कम लोग देखेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ, मुश्किल से अब हमें भी मेहनत लगती है ना, देखिए कितना टाइम लगता होगा, आप खुद सोचिए इसको रिकॉर्ड करने में, और आपको वीडियो यहाँ पे डिटेल जो क्वेश्चन है इनको बनाने में कितना टाइम लगता होगा, आप खुद सोचिए। तो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए ना, तभी तो कोई फ़ायदा है ये सब करने का, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को वाकई बुक्स नहीं मिल पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोग बहुत गरीब है, तो हमारा मकसद यही है कि उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन को, जितने भी लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहुत वैसे भी बहुत कम वैकेंसी निकलती है, तो उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी है ये बहुत समय कितने मिन्नतों से निकली है, आप खुद सोचिए। तो इसको जाने मत दीजिए हाथ से, और मेहनत अभी से कीजिए, तगड़ी मेहनत कर लीजिए। आपको देखिए मेहनत तो लाइफ में एक बार करनी होती है, या तो अभी आप कर लीजिए मेहनत करके, कुछ दिन मेहनत करके आप जॉब निकाल लीजिए, या फिर ज़िंदगी भर ऐसी मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको पता ही है। तो अभी मेहनत करना बेटर है ना, तो अभी से मेहनत कीजिए। ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप मोटिवेट हो और पढ़ाई करें अपनी। इस कंपटीशन बहुत है आज के टाइम पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कितने अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका, भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आप बताएंगे कमेंट करके कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर लोकेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। अगला है, नैनीताल के मेजर राजेश अधिकारी को कारगिल युद्ध में मरणोपरांत निम्न में से किस पदक द्वारा विभूषित किया गया था? तो नैनीताल के मेजर राकेश अधिकारी जो हैं, इनको कारगिल में मरणोपरांत मिला है। देखिए किस पदक से विभूषित किया गया है, इनको बताना है आपको, जल्दी से बताएं, इसका आंसर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कमेंट करते रहिए। आपका यहाँ पे आंसर मैं डेली देखती हूँ, कितने लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत कम, अभी भी बहुत कम रेटिंग है कमेंट करने वाले लोगों की। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर चक्र, ऑप्शन सी। नैनीताल के मेजर राजेश अधिकारी को कारगिल युद्ध में मरणोपरांत किस पदक द्वारा विभूषित किया गया? महावीर चक्र के द्वारा विभूषित किया गया है। तो देखिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति की अगर हम बात करें तो कौन सा था ऐसा प्रथम व्यक्ति राज्य का जिसको महावीर चक्र प्राप्त हुआ? तो ये था दीवान सिंह दानू। दीवान सिंह दानू राज्य का प्रथम व्यक्ति था जिसको महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। और नैनीताल के मेजर राकेश अधिकारी जो हैं, इनको कारगिल युद्ध में मरणोपरांत मिला महावीर चक्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, बलवा और बीत सिंह कौन थे? देखिए बलवा और बीत सिंह जो हैं ये कौन थे?
ये थे स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी। कहाँ पर, किस मंदिर में पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी? देखिए तपस्या तो करनी पड़ती है, कोई भी तो अभी से मेहनत में लगे रहिए आप। पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी, तो कहाँ पर की थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्वकेश्वर मंदिर में। पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या विल्वकेश्वर मंदिर में की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए विल्वकेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। हरिद्वार में विल्व पर्वत पर स्थित है। विल्वकेश्वर मंदिर हरिद्वार में विल्व पर्वत पर स्थित है। हरिद्वार में विल्व पर्वत पर एक मंदिर और है, प्रसिद्ध मंदिर, बताएं कौन सा मंदिर है? तो ये मंदिर है आपके मनसा देवी का मंदिर। जो लोग मनसा देवी मंदिर गए होंगे उनको पता होगा कि विल्व पर्वत शिखर पर कौन सा मंदिर है। मनसा देवी का मंदिर और विल्वकेश्वर मंदिर, ये दोनों यहीं पर स्थित हैं। अगला देखिए, गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? देखिए गढ़ राजवंश ये श्रेष्ठ रचना है किसकी? मौला राम की। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए गढ़ राजवंश मौला राम की किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है? ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। गढ़गीता संग्राम की बात करें तो ये नाटक भी मौला राम की है। गढ़गीता संग्राम नाटक मौला राम की ही रचना है। इसके अलावा मनमथ सागर मौला राम का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। मनमथ सागर, यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मनमथ सागर, तो ये आध्यात्मिक ग्रंथ है मौला राम का। अगला देखिएगा, किस वीरांगना को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? देखिए कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किस वीरांगना को कहा जाता है? ये कहा जाता है जिया रानी को। वीरांगना जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। देखिए जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। और इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था मौला देवी। जिया रानी के बचपन का नाम था मौला देवी। और देखिए जिया रानी व तैमूर लंग के बीच रानी बाग में युद्ध हुआ था। रानी बाग में युद्ध होता है जिया रानी और तैमूर लंग के बीच, जिसमें जीत किसकी होती है? जिया रानी जो है ये इनकी जीत होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, किस किस के बीच युद्ध हुआ था? जिया रानी और तैमूर लंग के बीच युद्ध हुआ था, रानी बाग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए फटाक से। जो लोग नए जुड़े हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग कहा जाता है किसको? देहरादून शहर को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देहरादून जिले की बात करें तो देहरादून जिला जो है ये शिवालिक, हिमालय व मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। किस घाटी में? दून घाटी में ये बसा है। और देहरादून जिला दो मुख्य भागों में बटा है। ध्यान दीजिएगा, दो मुख्य भागों में बटा है देहरादून जिला, जिसमें एक दून घाटी व दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसार भाबर क्षेत्र है। दो भागों में ये बटा है। एक भाग कौन सा है? एक भाग है दून घाटी व दूसरा है पहाड़ी पर बसा जौनसार भाबर क्षेत्र। देहरादून उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी जिला है ये उत्तराखंड राज्य का देहरादून। आप कमेंट करके बताएं कि देहरादून का गठन किस वर्ष किया गया, देहरादून जिले का गठन किस वर्ष हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? कुमाऊं में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बच्चे यहीं पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं की बात हो रही है तो कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखिए राज्य में बोए गए क्षेत्रफल, जब हम राज्य में वो बोते हैं ना, फसल बोते हैं, तो राज्य में बोए गए क्षेत्रफल का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 47.70% राज्य में बोए गए क्षेत्रफल का कुल सिंचित क्षेत्र है, ये ध्यान रखिए। और राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल का 60% नलकूप
तथा 22% क्षेत्र पर नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। 60% तो होती है किससे, नलकूप से, और 22% होती है नहरों से। अब यहाँ पे प्रमुख पूछा है तो प्रमुख कौन सा हो जाएगा आपका, नलकूप होगा ना। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कंफ्यूजन ना करें, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप आंसर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, यह देवता कौन है। तो देखिए ये देवता कौन है, ये देवता है गोलू देवता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गोलू देवता को न्याय का देवता, न्याय या परमोच्च न्यायालय माना जाता है। गोलू देवता को न्याय या परमोच्च न्यायालय माना जाता है। गोलू देवता के कुमाऊं में कितने मंदिर हैं, कुमाऊं में गोलू देवता के 4 मंदिर है। कहाँ कहाँ पर, देखिए एक है आपके चंपावत में, दूसरा घोड़ा खाल में है दूसरा, तीसरा है आपके कहाँ पर, ताड़ी खेत में है तीसरा, और चौथा है अल्मोड़ा में। तो 4 मंदिर है कुमाऊं में गोलू देवता के। देखिए गोलू देवता के मंदिर में लोग चिट्ठी लिखकर मन्नतें मांगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि किस देवता के मंदिर में लोग चिट्ठी लिखकर मन्नतें मांगते हैं, तो ये मांगते हैं, ये कौन सा मंदिर हो जाएगा आपका, गोलू देवता का मंदिर। अगला देखिए, निम्न में से किस जाति में जाति प्रथा नहीं थी। देखिए जाति प्रथा वाली कौन सी जाति नहीं थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा खस जाति। खस जाति जो है, खस जाति लिखा है यहाँ पे, प्रजाति होती है वैसे ये खस प्रजाति, ये ध्यान रखिएगा। खस जाति या खस प्रजाति जो है, इसमें जाति प्रथा नहीं होती है। देखिए किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। किरातों के बाद उत्तराखंड में सबसे पहले कौन सी जन प्रजाति का आधिपत्य हुआ उत्तराखंड में, कल बताया था, कल के सेशन में मैंने बताया था, जिन लोगों ने क्लास फॉलो की होगी उनको पता होगा कि सबसे पहले उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ। तो सबसे पहले आधिपत्य किसका हुआ, कोल प्रजाति का। कोल प्रजाति सबसे पुरानी प्रजाति है उत्तराखंड राज्य की। उसके बाद कौन सी प्रजाति आती है, जल्दी से बताएं, इसके बाद कौन सी प्रजाति आती है। उसके बाद आती है आपकी किरात प्रजाति, कोल के बाद किरात, और किरात के बाद कौन सी प्रजाति आती है, खस प्रजाति। तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। वर्ष 1885 ईस्वी में खसों को शूद्र, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1885 में खस जो है इनको शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। किस वर्ष किया गया ये पता रहना चाहिए। देखिए खसों में एक प्रथा प्रचलित थी जिसका नाम था घर जवाई प्रथा, घर जवाई रखने की प्रथा थी खसों में। और एक और प्रथा व्याप्त है खस प्रजाति में, ये प्रथा कौन सी है, झटेला प्रथा। झटेला प्रथा भी खस प्रजाति के लोगों में व्याप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है उन सभी से मेरा हार्डली रिक्वेस्ट है, तो आप शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने शेरे हिंद की उपाधि किससे किसे सम्मानित किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने शेरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृशरण रतूड़ी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, गढ़वाल मंडल में चलौदा यानी घूमने वाला, चलौदा का मतलब क्या होता है, घूमने वाला, के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है। तो गढ़वाल में घूमने वाला या चलौदा के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है, ये देवता है महासू देवता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। महासू जो हैं ये जौनसारी लोगों के मुख्य देवता हैं, जौनसारी जनजाति के ये मुख्य देवता हैं महासू देवता। और देखिए जगड़ा, मैंने पहले भी बताया था, जगड़ा नामक जो त्यौहार है ये किसका त्यौहार है, ये आपके महासू देवता का प्रमुख त्योहार है। और भादो महीने में ये लगता है, ये त्योहार होता है किस महीने में, भादो महीने में होता है। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है।
देखिए उत्तराखंड की लीची जो है ये संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। किस स्थान की? देहरादून की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए देहरादून को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है और देहरादून को लीची प्रदेश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देहरादून को। अगला क्वेश्चन है, निम्न उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड में निम्न श्रेणी सबसे कम श्रेणी वाली जो भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? खील। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की जो भूमि होती है इसको कहा जाता है खील। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वह भूमि जहाँ पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है, जहाँ पर सिंचाई पर्याप्त होती है, अच्छी व्यवस्था होती है सिंचाई की, वो कौन सी भूमि होती है? उसको कहा जाता है तलाव भूमि। और देखिए जहाँ सिंचाई की सुविधा में कमी पाई जाती है और वो भूमि होती है कौन सी भूमि? उपराऊ भूमि। और जहाँ पर निम्न श्रेणी की कृषि भूमि होती है उसको कहा जाता है खील। तो ये सारे भूमि आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? इसका आंसर तो आप सभी को आएगा ही, जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सी नदी ऐसी है जो नेपाल और कुमाऊं को अलग करती है? ये नदी कौन सी है? ये नदी है आपकी काली नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। काली नदी राज्य में सबसे पूर्वी सिरे में ये बहती है काली नदी, और ये जैक्स्टर श्रेणी के लिपू लेक के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है। काला पानी नामक स्थान से निकलती है कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत व नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रारंभिक सहायक नदी की बात करें तो काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी कौन सी है? कुठियांगटी नदी। कुठियांगटी नदी नोट कर लीजिए। ये नदी जो है कुठियांगटी नदी प्रारंभिक सहायक नदी है काली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? देखिए संरचनात्मक दृष्टि से पूछा है यहाँ पे, तो संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल का रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है तराई शिवालिक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, चैनल को सॉरी, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए टेलीग्राम पे भी शाम को क्विज कराई जा रही है। शाम को 7:30 के करीब क्विज कराई जाती है। आप क्विज भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। रात को जो वीडियो आती है उससे पहले यहाँ पे क्विज का आयोजन कराया जाता है। उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी बनी रहेगी, तो क्विज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? हिरण्यवती। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से, और अलकनंदा का दूसरा नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा इसका दूसरा नाम है, ये ध्यान रखिए। अगला देखिए, गढ़वाल में पानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए पानी शब्द का प्रयोग किस लिए होता है गढ़वाल में? पानी के लिए। ऑप्शन सी पानी बोला जाए गढ़वाल में पानी को। अगला देखिएगा, निम्न में से टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए निम्न में से टिहरी की कहानियां इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? विद्यासागर नौटियाल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विद्यासागर नौटियाल, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1933 ईस्वी को इनका जन्म टिहरी जनपद के माली देवल गांव में इनका जन्म हुआ, और इनका संबंध किससे है? टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। रचनाओं की अगर हम बात करें विद्यासागर नौटियाल की, तो नोट कर लीजिएगा, रचनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी लेखक के रचनाएं आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो नोट जरूर कीजिए। यमुना के बागी बेटे एक रचना है इनकी, यमुना के बागी बेटे। दूसरा है भैंस का कटिया। तीसरा है भीम अकेला, और नेक्स्ट है मोक बलिदान। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए इनकी आत्मकथा
मोहन गाता जाएगा शीर्षक से लिखित है। विद्यासागर नौटियाल की जो आत्मकथा है ये किस शीर्षक से लिखित है? मोहन गाता जाएगा। मोहन गाता जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करते रहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, इनको नोट जरूर कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिए इस वीडियो को। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो नोट जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए आगामी उत्तराखंड पुलिस या अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। देखिए फॉरेस्ट गार्ड वाले भी इसी सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, उनके लिए भी ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा पटवारी वाले भी इस सेशन को फॉलो कीजिए। देखिए आपके विद्यासागर नौटियाल जो हैं, इन्हें साहित्य सेवा के लिए एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान इनको मिला है साहित्य सेवा के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, स्वामी राम का पूरा नाम क्या था? देखिए स्वामी राम जो थे इनका पूरा नाम क्या था? व्रज किशोर धस्माना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध मोहन खाल क्षेत्र किस जिले में है? देखिए तांबे के लिए प्रसिद्ध है मोहन खाल क्षेत्र, जो कि प्रसिद्ध है चमोली जिले में, जो कि कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, चमोली जनपद में हाल। इसके अलावा धनपुर पोखरी क्षेत्र जो है ये यहाँ पर पाया जाता है तांबा। और राज्य में टिन, ध्यान दीजिएगा, राज्य में टिन केवल चमोली जनपद में ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंवार वंश का चाणक्य किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पंवार वंश का चाणक्य कहा जाता है किसको? पुरिया नेथानी को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, मालपा भूस्खलन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो इसको नोट जरूर कीजिएगा। मालपा भूस्खलन कब हुआ? तो मालपा भूस्खलन जो है ये आपके वर्ष 1998 में हुआ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।